बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए, ऑक्सिलिक एसिड और मेलोनिक एसिड दोनों में दो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप्स है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि 2 कार्बोनिल ग्रुप्स है ऑक्सिलिक एसिड में और 2 कार्बोनिल ग्रुप्स है मेलोनिक एसिड में। ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड का करेक्ट फार्मूला है, केमिकल फार्मूला फॉर ऑक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक OH अटैच है। ठीक है, सो यहाँ ऑक्सिलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 कार्बोनिल ग्रुप्स है। ठीक है, नाउ मेलोनिक एसिड। सो मेलोनिक एसिड का करेक्ट फार्मूला है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच है, इसके बाद CH2, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, सो दोनों में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन इज डैश डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली इन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिल ऑक्सीजन और जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। ठीक है, सो हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, नाउ इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। सो इस कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच है डायरेक्टली? 1 2 3। ठीक है, और लोन पेयर इसके साथ नहीं है, सो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नाउ इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने एटम्स अटैच है? 1 एटम अटैच है और इसके साथ 2 लोन पेयर्स है। ठीक है, सो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, नाउ इस ऑक्सीजन की बारी आती है, इसके साथ 2 लोन पेयर्स है और 2 डायरेक्टली एटम्स अटैच्ड है। ठीक है, सो होना तो ये चाहिए था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती है जिसकी जहाँ पर वो जो है वो काम नहीं करता। लाइक फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, स्टेरिक नंबर से इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम फाइंड करें तो sp3 आता है, बट ये sp3 नहीं sp2 है। ठीक है, सो चंद एक्सेप्शंस है हाइब्रिडाइजेशन में जो आपने याद रखनी है। लाइक यहाँ पर है अमाइड्स में ये कार्बन ये नाइट्रोजन होना चाहिए था sp3, बट ये sp2 है। ठीक है, इसी तरह एस्टर्स में ये ऑक्सीजन होना चाहिए था sp3। ठीक है, क्योंकि 2 लोन पेयर्स और 2 एटम्स अटैच है, बट ये sp3 नहीं sp2 है। ठीक है, इसी तरह इनोल फॉर्म। ठीक है, आपने वो टाटोमेरिज्म पढ़ा होगा, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म, उसमें जो इनोल फॉर्म है उसमें वहाँ पर ऑक्सीजन sp2 है। ठीक है, होना चाहिए था sp3 बट sp2 है। ठीक है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है वो होना चाहिए sp3 बट sp2 है। ठीक है, सो ये चंद एक्सेप्शंस जो है ये आपने ज़रूर याद रखनी है अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि देखिए, ए वैल्यू ऑफ अ टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो आपके बुक में गिवन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की pKa वैल्यू है 5। ठीक है, सो अगर हम इसकी Ka वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो वो आएगी 10⁻⁻5। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड गिवन है, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगी। ठीक है, सो आपने ये बात अपने साथ याद रखनी है कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, और इन्वर्सली रिलेशन है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप कंजुगेट बेस फाइंड आउट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा?
C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर, ठीक है, इस कार्बन के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, लेस स्टेबलाइज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा। सो आपने ये बात याद रखनी है कि जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग होगा उतनी ही उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रांग होगा या ज़्यादा नंबर में होगा, सो उसकी एसिडिटी कम होगी। सो करेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट, पहले फॉर्मिक एसिड ज़्यादा से लिखे क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। उसके बाद एसिटिक एसिड क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड और फिर ब्यूटेनोइक एसिड क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो इसकी नंबर इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ वेलेरियन प्लांट। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पेंटानोइक एसिड। देखिए आपके बुक में गिवन है कि जो 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे हम वेलेरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो पेंटानोइक एसिड है 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे हम वेलेरिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ वेलेरियन प्लांट। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पेंटानोइक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, इनमें से पहले के साथ अटैच है नाइट्रो ग्रुप, दूसरे के साथ फ्लोरीन, तीसरे के साथ क्लोरीन और फिर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो मैंने पहले भी यह बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो वो लेस एसिडिक होगा, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से अटैच हो तो वो मोर एसिडिक होगा। नाउ होता क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी मिथाइल ग्रुप और 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू हेलोजन एटम्स। सो एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच है। उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन सा जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फ्लोरीन, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद एसिडिक ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मीन लास्ट द लीस्ट एसिडिक कौन होगा, वो होगा मिथाइल, यानी जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यू होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस मीथेन, ईथेन या फिर प्रोपेन। ठीक है, सो इसमें अगर आप रिएक्शन ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, यानी आपके पास गिवन है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सो इसकी अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो आपने याद रखना है कि इससे जो अल्केन ऑब्टेन होगा उसमें एक कार्बन कम होगा, क्योंकि वो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि जब हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करवाते हैं, सो उससे जो अल्केन ऑब्टेन होगा उसमें एक कार्बन कम होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इसमें 2 कार्बन है और जो ऑब्टेन्ड अल्केन होगा उसमें एक कार्बन होगा, यानी CH4 जो है वो हमारे पास आएगा। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से सैचुरेटेड हो फिर अल्केन जो है वो ऑब्टेन होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड हो यहाँ पर किसी के 2 कार्बन आइटम्स के साथ, यानी अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सो उसके रिजल्ट में हमारे पास अल्कीन और या फिर अल्काइन जो है वो ऑब्टेन होंगे। सो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि एनहाइड्रस एसिटिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये आपके बुक में गिवन है कि एनहाइड्रस एसिटिक एसिड फ्रीज होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक आइस लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। सो इस वजह से एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि methyl magnesium bromide reacts with carbon dioxide followed by hydrolysis to produce what। ठीक है, सो ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में, और फिर यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, सो जब
ग्रिग्नर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिवन है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस पर अटैक करता है और हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है सबसे पहले। अगर आप ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए तो भी ठीक है, अगर ना याद रखना चाहे तो सिर्फ जो है वो क्या करे, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इसके रिजल्ट में वो याद रखें, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हो जाती है, हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं कि इथेनोइक एसिड, ठीक है। सो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में एक कार्बन है, दूसरा कार्बन आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, सो 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो एक कार्बन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये बात जस्ट आपने ये बात याद रखनी है और आपके साथ प्रोडक्ट आ जाएगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इथेनोइक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि द रिएक्शन इन विच द पर्पल कलर ऑफ अल्कलाइन KMnO4 चेंजेस इनटू अ डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन, ठीक है। सो ये जस्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई अल्काइल बेंजीन गिवन है, लाइक गिवन है मिथाइल बेंजीन, ठीक है। सो मिथाइल बेंजीन की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, KMnO4, ठीक है। सो KMnO4 की प्रेजेंस में हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। सो अपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ जो साइड चेन है बेंजीन के साथ, जो साइड चेन है, जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन होगी। बेंजीन रिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो अपनी जगह जो है वो मेंटेन रहेगा। सो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो अटैच है यानी मिथाइल, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग पहले जैसा रहेगा यानी मेंटेन रहेगा, ठीक है। नाउ आपके बुक में लिखा है कि यहाँ पर जो KMnO4 का पर्पल कलर है, यानी अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, इसका कलर है पर्पल, ठीक है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है यानी ऑक्सीडेशन करवाता है अल्काइल बेंजीन की, सो KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाता है MnO2 और ये PPT जो है वो बन जाता है, यानी एक डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 चेंजेस इनटू डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन और एल्डिहाइड, इन तीनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है कार्बन पर, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इन तीनों में न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। अगर हम सबसे पहले बात करें एल्डिहाइड की, सो एल्डिहाइड के लिए यहाँ पर है OH, सॉरी यहाँ पर H है, ठीक है, और कीटोन के लिए यहाँ पर R ग्रुप अटैच है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में अपने दो बातें याद रखनी है, एक है इलेक्ट्रॉन इफेक्ट और दूसरा है हिंड्रेंस, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इन तीनों में ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, सो ये अल्काइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और ये इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, ठीक है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज कम बनाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, इजीली अटैक नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर इस अल्काइल ग्रुप की वजह से। बट अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, सो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और यहाँ से भी, ठीक है। सो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कीटोन से, क्योंकि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है
और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दूसरी बात हेनरी इफेक्ट, ठीक है, यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सो यहाँ पर इसके साथ स्मॉल साइज हाइड्रोजन और लार्ज साइज अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर 2 लार्ज साइज अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होगा कि वो यहाँ पर आकर अटैक करे, यानी वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर सकेगा, जबकि यहाँ पर कार्बन का साइज़ कम है और अल्काइल ग्रुप का ज़्यादा है। सो एज कम्पेयर टू कीटोन, अल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक करेगा, ठीक है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आते हैं। नाउ आप सोचेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 अल्काइल ग्रुप है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, यहाँ पर डीलोकलाइज करता है, ठीक है। एक तो यहाँ पर इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, और दूसरे क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज करता है, यानी रेजोनेंस बनाता है यहाँ पर, ठीक है। सो ड्यू टू रेजोनेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इवन लेस रिएक्टिव देन कीटोन होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। सो करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, सबसे पहले रिएक्टिव क्या होगा, द मोस्ट रिएक्टिव अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्राइड। सो एक बुक लाइन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, P2O5, ठीक है। सो बुक लाइन में जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो जस्ट आप याद कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू एस्टर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, अल्कोहलिसिस, माइनोलाइसिस या फिर इमोनोलिसिस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अल्कोहलिसिस, ठीक है। ये भी एक बुक लाइन है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एस्टर्स बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस प्लस अल्कोहल क्या बनाते हैं, एस्टर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल की लाइसिस होती है, ठीक है, अल्कोहल के बॉन्ड की लाइसिस होती है और इसके रिजल्ट में क्या बनता है, एस्टर, यानी ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। सो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं सो एस्टर बनता है और इसे हम कहते हैं अल्कोहलिसिस। ये बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड हैलाइड भी बनता है, ठीक है, यानी अगर हम एसिड हैलाइड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं या फिर एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारे पास एस्टर्स जो है वो बनते हैं। यानी हम एक रिएक्शन लेते हैं जनरल CH3 C++OCl, ठीक है, ये एक एसिड हैलाइड है, हम रिएक्शन करवाते हैं इसका अल्कोहल के साथ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर OH बॉन्ड, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट CH3 C++O और O C2H पाइप, ठीक है, और ये HCl। सो इसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिसिस। सो अल्कोहलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, एस्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि ड्राई मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन OH को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, एंड लाइम मीन्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो इसके ड्राई मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम, ठीक है। एक बुक लाइन है, अपने याद रखनी है, ऐसे पॉइंट्स जो अपने मिस नहीं करने, ज़रूर याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर प्रोड्यूसेस अल्कोहल, अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, अल्डिहाइड अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। लाइक हम जस्ट एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एस्टर का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस है ना। सो एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड
प्लस अल्कोहल। ठीक है, नाउ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स एस्टरिफिकेशन। ठीक है, यानी ये है रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं और हमारे पास ऑब्टेन होता है अल्कोहल प्लस वाटर, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं और हमारे पास बनता है एस्टर्स और वाटर। ठीक है, अगर हम एस्टर और वाटर की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे सो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। सो ये इस डायरेक्शन में एस्टरिफिकेशन है और इस डायरेक्शन में रिवर्स एस्टरिफिकेशन है। सो एस्टर में दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये एसिड हाइड्रोलिसिस है। एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, जबकि बेस हाइड्रोलिसिस में हमारे पास बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल और बेस हाइड्रोलिसिस में हमारे पास बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि अनदर नेम ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अभी मैंने पहले ही बताया कि एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, जबकि बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर में हमारे पास क्या बनते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, सो चूंकि एक बेस रिएक्शन है, यानी एक कॉमन रिएक्शन है सोप फॉर्मेशन के लिए, ये रिएक्शन यूज़ होता है सोप फॉर्मेशन के लिए। सो इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, सो आपने सारे डेरिवेटिव्स का जो है वो ट्रेंड याद रखना है रिएक्टिविटी का। यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एसिड हैलाइड, एसाइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिव है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एस्टर्स। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद है एमाइड्स। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव अमाइड से भी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है नाइट्राइल। ठीक है, सो अगर नाइट्राइल आपके साथ आता है सो वो एमाइड से भी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, सो आपने ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले रिएक्टिव है एसिड हैलाइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में एल्डिहाइड, कीटोन और क्या है एस्टर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमाइड्स एंड द लीस्ट रिएक्टिव जो एमाइड से भी लीस्ट रिएक्टिव है वो है नाइट्राइल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टाटारिक एसिड। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड्स में, एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, टाटारिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में और लैक्टिक एसिड मिल्क में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि इन प्रोटीन्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फेयरली कांस्टेंट एंड इज अबाउट डैश ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। सो ये भी एक बुक लाइन है, जो नाइट्रोजन कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है एंड अबाउट 16% होते हैं ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी किसी प्रोटीन का जितना वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उसमें से 16% वेट होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज आइडेंटिकल इन बोथ इकोलाई एंड ह्यूमंस। ठीक है, सो आपके बुक में एक लाइन गिवन है कि नन ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ इकोलाई इज आइडेंटिकल विद एनी ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन्स। ठीक है, सो कोई भी प्रोटीन जो है वो ह्यूमंस और इकोलाई में आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, सो जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन वो एग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई थिंक एग वाइट में प्रेजेंट होता है, लेकिन आप फिर कंफर्म कर लें। और क्या होता है कि ये एक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो कि सॉल्युबल है। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन क्या है, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है
और ये सॉल्युबल प्रोटीन है दैट कोगुलेट्स व्हेन हीटेड, जब हम ज़्यादा हीटेड इसकी करवाते हैं सो कोगुलेट कर जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है कि सिलेक्ट द सिंपल प्रोटीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स, ग्लूटामिन है, पेप्टोन्स, लिपोप्रोटीन्स या फिर ऑल ऑफ दिस। सो के बुक में जितने भी एग्जांपल्स गिवन है सिंपल प्रोटीन्स के, डराइव्ड प्रोटीन्स के और कंजुगेटेड प्रोटीन्स के, ये सब एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। सो ग्लूटामिन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, पेप्टोन्स एक डेरिवेटिव प्रोटीन है, एक डराइव्ड प्रोटीन है, जबकि लिपोप्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। ये बना है प्रोटीन प्लस लिपिड से, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ग्लूटामिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन सॉल्यूशंस इज लेबोरेटरी, ठीक है। सो एल्ब्यूमिन है, पेप्टोन है, हिस्टोन है या फिर ऑल ऑफ दिस। सो आपके बुक में एक लाइन गिवन है कि ऑल प्रोटीन सॉल्यूशंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कहते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट करते हैं। सो प्रोटीन के जितने भी सोल्यूशन हैं वो सब के सब लेबोरेटरी होंगे, ठीक है, डिक्स्ट्रो रोटेटरी कोई भी नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टोर आयरन इन ब्लड, ठीक है। सो आयरन स्टोर करता है फेरेटिन। फेरेटिन एक प्रोटीन है, आपके बुक में ये गिवन है कि फेरेटिन क्या करता है, ब्लड में आयरन स्टोर करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है, फेरेटिन जो है वो आयरन स्टोर करता है, जबकि ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसफर करता है, ठीक है। सो फेरेटिन जो है वो आयरन स्टोर करता है ब्लड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ टारगेटेड सेल, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सो इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है। सो ये इजीली जो है डिफ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जबकि जो इंसुलिन और एपिनेफ्रिन और क्या है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सो दीज आर नॉट लिपिड सॉल्युबल। सो इसमें से सिर्फ जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज कर जाएगा क्योंकि ये एक स्टीरॉयडल हार्मोन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज हाईली डाइजेस्टेड इन माउथ, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। देखिए डाइजेशन का जो प्रोसेस है या फिर अगर डाइजेशन का कोई भी इस तरह का एमसीक्यू आता है तो आपके जहन में डायरेक्टली एंजाइम्स आने चाहिए, यानी माउथ में इन सब में से किस के लिए एंजाइम प्रेजेंट है टू डाइजेस्ट दीज, फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। सो माउथ में एमाइलेज जो है वो प्रेजेंट होता है और वो क्या डाइजेस्ट करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो हाई डाइजेशन माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, ठीक है। फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता। सो जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी एमाइलेज। सो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह स्टमक के लिए भी याद कर लें कि स्टमक में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और स्टमक में किन किन चीज़ों की ज़्यादा डाइजेशन होती है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ड्यूडेनम में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, पैंक्रियास से, लिवर से। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर किस चीज़ की डाइजेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये बातें जो है वो अपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में द ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्राइप्सिन इज के बुक में गिवन है 8 to 9, ठीक है। सो ये सब बुक लाइन्स है बट मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ, बट ये अपने याद रखने हैं, इसमें कोई भी जो है वो कंसेप्चुअल बात नहीं है, सब आपके बुक में गिवन है। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज है, अपने जस्ट इन सब पर रटा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर, पैंक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो आपके बुक में एक स्मॉल टिडबिट में गिवन है कि जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस है उनकी सिंथेसिस होती है पैंक्रियाज में और फिर क्या होता है, ये सीक्रेट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने डाइजेशन में, बायोलॉजी में डाइजेशन में पढ़ा होगा कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में, ठीक है। सो क्या होता है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पैंक्रियाज में इनकी सिंथेसिस होती है और फिर पैंक्रियाज से
इन्हीं पेंक्रियाटिक जूसेस में से ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मिल जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में चले जाता है, सिक्रीट हो जाता है। ठीक है। नाउ 29 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हैज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटर्नरी है। अच्छा, सीरियोप्लाज्मिन इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, और सीरियोप्लाज्मिन का फंक्शन क्या है? वो आयरन ट्रांसफ़र है, सॉरी कॉपर ट्रांसफ़र करता है सीरियोप्लाज्मिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में प्रेजेंट है कि द पार्ट ऑफ अ डाई विच रेगुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, क्रोमोजन, क्रोमोफोर या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो क्रोमोजन पार्ट है डाई का एक क्रोमोजन पार्ट होता है और एक ऑक्सोक्रोम। सो जो क्रोमोजन पार्ट होता है वो कलर बियरिंग पार्ट होता है डाई का। ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द डाई वो क्रोमोजन होता है, और जो ऑक्सोक्रोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डाई के लिए ज़रूरी है कि वो सॉल्युबल भी हो। ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी के लिए कौन सा पार्ट है? वो ऑक्सोक्रोम है, और कलरिंग के लिए कौन सा पार्ट है? क्रोमोजन। और इसके साथ आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो ऑक्सोक्रोम है वो कलर की इंटेंसिटी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को भी इफेक्ट करता है और उसके साथ साथ कलर की इंटेंसिटी, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर जो है वो क्रोमोजन होता है। ठीक है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि द पार्ट ऑफ डाई विच रेगुलेटेड सॉल्युबिलिटी, सो वो है ऑक्सोक्रोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सोक्रोम्स इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ डाई इन एसिडिक मीडियम। देखिए, अभी मैंने कहा कि ऑक्सोक्रोम क्या करता है? सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करता है डाई का। नाव होता है कि कुछ ऑक्सोक्रोम जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं एसिडिक मीडियम में और कुछ बेसिक मीडियम में। ठीक है। सो आपके बुक में जितने भी एग्जांपल्स गिवन हैं ऑक्सोक्रोम्स के एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के लिए, वो सब अपने याद रखने हैं। सो जो अमाइनो ग्रुप होता है एक बेसिक होता है, और ये क्या करता है? एसिडिक सोल्यूशन में से सॉल्युबिलिटी क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जबकि OH जो है वो बेसिक सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी तरह जो SO3H है ये भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है बेसिक सॉल्यूशंस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर यूज्ड टू मेक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि नहीं देखा होगा, जो PVC पाइप्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं और ये बनते हैं मोनोमर्स से। वो मोनोमर्स क्या होते हैं? विनाइल क्लोराइड। ठीक है। सो विनाइल क्लोराइड्स और द मोनोमर्स फॉर द पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है कि सेलेक्ट द एडिपिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है। सो एडिपिक एसिड का जो फार्मूला है वो अपना याद रखना है कि बुक में गिवन है CH2 ठीक है, COOH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड है और इनमें दोनों एंड्स में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप्स है। ठीक है। सो ये एडिपिक एसिड का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है कि व्हेन हेक्सेन डायमीन reacts with sibacoyl chloride which of the following is formed। ठीक है। सो नाइलॉन 16 जो है आपके बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है। नाइलॉन 6 बनते हैं जब क्या होता है? हेक्सेन मिथाइलिन डायमीन रिएक्ट करते हैं सिबाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर। क्लोरोफिल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन 16 और द पॉलीमर्स। सो आपने मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जस्ट एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल के लिए टर्म यूज होता है, जबकि पॉलीमर यूज होता है कि जब मेनी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है। सो पॉलीमर के लिए ज़रूरी है कि ये कंसिस्ट हो मेनी मोनोमर यूनिट्स पर, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल वो किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं। ठीक है। सो क्लोरोफिल इज अ मैक्रोमोलिक्यूल बट नॉट पॉलीमर। ठीक है। सो क्योंकि इसमें जो है वो मोनोमर यूनिट्स नहीं होते, हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडहेसिव्स इज़ नेचुरल। सो आपके बुक में जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक एडहेसिव्स गिवन है, इन एडहेसिव्स के जितने भी टाइप्स और एग्जांपल्स गिवन है वो अपने याद रखनी है। सो जो केसीन ग्लूव्स है, दीज आर नेचुरल एडहेसिव्स। ठीक है, ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम मिल्क प्रोटीन, और मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है लार्ज अमाउंट में, वो केसीन होता है। सो जो केसीन ग्लूव्स है, दीज आर नेचुरल एडहेसिव्स। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्शन एडहेसिव। ठीक है, सो जो पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव्स हैं, पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव, इनका दूसरा नाम है इमल्शन एडहेसिव। ठीक है, सो एडहेसिव्स में जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है और जो बायोकेमिस्ट्री है, उनमें कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं है, बस सब जो है वो रटा टाइप एमसीक्यूज है। अपने बायोकेमिस्ट्री के पीएच एग्जाम्पल्स है, जो क्लासिफिकेशन है वो अपने याद रखनी है। इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी अपने डाइस का, एडहेसिव्स का, इन सब चीज़ों का जो है वो पॉलीमर्स का, इन सब की क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स वो आपने याद रखनी है, और एमसीक्यूज भी यही से आएंगे, इन्हीं क्लासिफिकेशन और एग्जांपल से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, सो आपके केमिस्ट्री बुक में भी गिवन है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री बुक में क्लोरोफिल का फार्मूला, और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक में भी गिवन है क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला। सो क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला है C55H72 Mg(N4O5). ठीक है, नाउ which of the following statements is correct about particle size? So आपने डाइज और पिगमेंट्स, इन दोनों के दरमियान ये बेसिक डिफरेंस जो है वो अपने याद रखनी है कि जो पिगमेंट्स के पार्टिकल्स का साइज होता है वो लार्जर होता है देन दैट ऑफ डाइज। ठीक है, सो डाइज में दोनों जो है वो कलर इम्पॉर्टेंट या फिर कलर कंपाउंड्स होते हैं, पिगमेंट्स भी और डाइज भी। डाइज में क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो स्मॉलर होता है, जबकि पिगमेंट्स में कलर पार्टिकल साइज वो लार्जर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद गिवन है क्वेश्चन नंबर 41 में कि विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन एंट्स, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो मैंने पहले ही बताया कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो एंट्स में होता है, इस तरह एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड वो जूसी जो फ्रूट्स है लाइक लेमन हो गए, ऑरेंजेस हुए, ठीक है, इनमें एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है इनमें, और जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड इन द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सो IUPAC नोमेनक्लेचर में जो सफिक्स यूज होता है वो है ओइक एसिड। ठीक है, नहीं आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड नेम अपने ज़हन में लाए, सो इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या है यहाँ पर ओइक है। इस तरह प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, यहाँ पर क्या है ओइक, यानी जो यहाँ पर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, यानी एल्केन्स का ई जो है वो चला जाता है और सफिक्स आ जाता है ओइक एसिड। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द थर्ड होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सो क्या होता है थर्ड होमोलॉग, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। थर्ड होमोलॉग मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट क्या है मिथेनोइक एसिड, सेकंड क्या है इथेनोइक एसिड, और थर्ड क्या है प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपायोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इन दोनों के दरमियान अपना डिफरेंस याद रखना है। एक है प्रोपायोनिक एसिड और दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है,
दोनों एक ही कंपाउंड के नेम है, बट ये कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है और ये कॉमन। ठीक है, सो अपने डिफरेंस जो वो याद रखना है। अगर आपको बेसिक नोमेनक्लेचर के रूल्स याद हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपेन का ई चला जाएगा और ओइक एसिड सफिक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये IUPAC नेम हो, जबकि कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 में गिवन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, अल्कोहल्स, फिनोल्स, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अच्छा, सो वाटर, अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी? देखिए, वाटर, अल्कोहल और फिनोल का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो वो फिनोल की होगी। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल की, और फिर सबसे पहले एसिडिटी क्या होगी? फिनोल की होगी, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। ठीक है, बट इन तीनों से भी ज़्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट एन होता है यानी कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O-, ये इसका कंजुगेट बेस हुआ। नाउ यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, ये डीलोकलाइज हुआ है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है यानी कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। सो इसी डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और जितना किसी एसिड का कंजुगेट बेस वो स्टेबल होता है उतना ही वो ज़्यादा वो एसिडिक होता है। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों से भी ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में गिवन है कि when ethyl benzene is oxidized under suitable conditions, which of the following compounds is primarily produced? So oxidation of alkyl benzene से एक रिएक्शन है यानी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब हम अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, इथाइल बेंजीन के बने। सो यहाँ पर सिर्फ इस साइड चेन यानी जो अल्काइल चेन अटैच है बेंजीन के साथ, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, बेंजीन रिंग डिस्टर्ब नहीं होता। सो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास बनता है बेंजोइक एसिड, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है, बेंजोइक एसिड प्लस हमारे पास बनता है वाटर। ठीक है, यहाँ पर इस बॉन्ड की फिशन होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन जब यहाँ पर हो जाती है तो बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है और वाटर। ठीक है,